हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो साइंस के 1000 प्रश्नों का महासंग्राम चल रहा है। इसमें आज ये चौथा वीडियो है, यानी आज 400 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। 300 प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ, यानी 3 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और पूरे 1000 प्रश्न मैं करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं। पहला है न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा है न्यूटन का द्वितीय नियम, तीसरा है न्यूटन का तृतीय नियम, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत और एक समान प्रतिक्रिया होती है, तो ये न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य करने की दर कहलाती है। पहला है बल, दूसरा गति, तीसरा शक्ति, और चौथा ऊर्जा। तो कार्य करने की जो दर होती है वह शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। शक्ति जो होती है, इसका फॉर्मूला क्या है? कार्य बटे में समय, और एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? पहला है विकिरण, दूसरा संवहन, तीसरा चालन, और चौथा विसरण। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, तीनों लिखी हुई हैं, विकिरण, संवहन और चालन, ये तीनों लिखी हुई हैं। अब इसमें से पूछा गया है कि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह है आपका विकिरण। जो सूर्य की ऊष्मा है वह विकिरण द्वारा ही पृथ्वी पर पहुंचती है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक पहला है बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है अपरिवर्तित रहता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। पहला है सोडियम क्लोराइड में, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड में, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड में, और चौथा है मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? वह क्रिया है जिसमें कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि ऊर्ध्वपातन का जो गुण है वह इनमें से किसमें पाया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, जिसे नौसादर कहते हैं। तो ये भी याद रखिए। इसके अलावा नेफ्थलीन है, कपूर है, इसमें भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है। पहला है 1 कैलोरी, दूसरा है 10 कैलोरी, तीसरा है 100 कैलोरी, और चौथा है 1000 कैलोरी। तो 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1000 कैलोरी है। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। पहला है आभासी एवं सीधा, दूसरा है वास्तविक एवं सीधा, तीसरा है आभासी एवं उल्टा, और चौथा है वास्तविक एवं उल्टा। तो एक उत्तल गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? आभासी एवं सीधा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव होगा। पहला है थीटा, दूसरा है 2 थीटा, तीसरा है 90 अंश, और चौथा है 0 अंश। तो समतल दर्पण से थीटा कोण घुमाने पर परावर्तित किरण का जो घुमाव है वह 2 थीटा हो जाएगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि के मरीज को चश्मा दिया जाता है। पहला है शून्य क्षमता लेंस, दूसरा है मिश्रित लेंस का, तीसरा है उत्तल लेंस का, और चौथा है अवतल लेंस का। तो दूरदृष्टि दोष क्या है? बिल्कुल उल्टा होता है। दूरदृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। यानी निकट की जो वस्तुएं होती हैं वह स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 20 हर्ट्ज से कम, दूसरा है 20 हर्ट्ज से अधिक, और 20,000 हर्ट्ज से कम, तीसरा है 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और चौथा है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। पहला है आवृत्ति पर, दूसरा तरंग दैर्घ्य पर, तीसरा वेग पर, और चौथा तीव्रता पर। तो ध्वनि का
तारत्व जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति के समानुपाती होता है। आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और जो ध्वनि है सुरीली होती है, और आवृत्ति यदि कम है तो तारत्व कम होगा और ध्वनि भारी हो जाएगी। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। पहला है चुंबकीय प्रेरण, दूसरा है चुंबकीय तीव्रता, तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स और चौथा है चुंबकीय आघूर्ण। तो किसी निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह सी विकल्प है, चुंबकीय फ्लक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक बल्ब है, इसकी वोल्टता कितनी है? 160 के साथ जोड़ा गया है, शक्ति ह्रास पूछा गया है, यानी P2 पूछा गया है। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो P1 कितना है? P1 है आपका 100 इंटू V2 कितना है? 160। V1 कितना है? 200। इसको करेंगे हल, इसको हल कर लेते हैं। 100 वर्ग है तो 160 को 2 बार लिखना पड़ेगा और ये नीचे 200 को 2 बार लिखना पड़ेगा। ये 2 जीरो से, ये 100 वाले 2 जीरो खत्म, इससे ये खत्म। ये 2 से 16 8 बार कट जाएंगे और ये 2 से 16 8 बार कट जाएंगे, यानी 8 8 64। इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा 64। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? पहला विकल्प है ऊर्जा का, दूसरा शक्ति का, तीसरा है वैद्युत आवेश का और चौथा वैद्युत धारा का। तो 1 किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है? ये मात्रक है आपका शक्ति का, पावर का। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युत वाहक बल E0 है तो वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपमार्जक जटिल लवण हैं, पहला है सोडियम का, दूसरा कैल्शियम का, तीसरा कार्बन का और चौथा मैग्नीशियम का। तो अपमार्जक सोडियम एवं पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के सल्फेट तथा सल्फोनेट्स हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला है टेली प्रिंटर, दूसरा टेलेक्स, तीसरा फैक्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फैक्स का प्रयोग किया जाता है, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? पहला है ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन प्लस डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन प्लस मीथेन और चौथा है ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। तो धातुओं की वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है, तो टंगस्टन का संकेताक्षर पूछा गया है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका पहला W है इसका संकेताक्षर। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। जो TM लिखा हुआ है ये है थुलियम का, TE किसका है? टेल्यूरियम का, और TL किसका है? तो TL है आपका टील्टियम का। तो ये भी साथ में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है, तो विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है, तो नाभिक का परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से पुनः पानी से धोना चाहिए, दूसरा है 1% एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना चाहिए, तीसरा है सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना चाहिए और चौथा है साधारण नमक लगाना चाहिए। तो प्रयोगशाला में यदि आप किसी एसिड से जल जाते हैं तो क्या करना चाहिए? किसी क्षार का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल, ताकि अम्ल का प्रभाव कम हो सके।
तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है पहला विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं। पहला है जल जीवशाला, दूसरा है संग्रहालय, तीसरा है टेरेरियम और चौथा है वन। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है टेरेरियम, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। दीमक, मक्खी, केंचुए जैसे जंतु टेरेरियम में पाले जाते हैं, जल जीवशाला में मछली जैसे जलीय जीव पाले जाते हैं, और संग्रहालय में विभिन्न जीवों के मृत शरीर अथवा अंग रखे जाते हैं, और वन में सभी जीवित अवस्था में अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी जो गलत है वह बताना है। पहला विकल्प दिया गया है शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करता है, दूसरा है केवल विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते, तीसरा है प्राप्य उद्देश्य विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, और चौथा है उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य समान है। तो जो सही नहीं है वह बताना है। तो उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य समान है, ये गलत है। तो डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। उद्देश्य जो होते हैं किसी शैक्षिक प्रणाली की सफलता की पूर्ति के व्यापक स्तर पर होते हैं, जबकि प्राप्य उद्देश्य किसी निश्चित लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं। डी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है मैदानी जगहों की अपेक्षा मरुस्थल में दिन अधिक गर्म और रात अधिक ठंडी क्यों होती है। यह प्रश्न आधारित है, हमें इसका कारण नहीं बताना है, हमें प्रश्न किस पर आधारित है ये बताना है। पहला है ज्ञान आधारित, दूसरा है अवबोध आधारित, तीसरा है अनुप्रयोग आधारित और चौथा है कौशल आधारित। तो ये जो प्रश्न है ये ज्ञान आधारित है, नॉलेज बेस्ड है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वनिर्मित उपकरणों द्वारा किस मूल्य की उपयोगिता नहीं होगी। पहला है शैक्षिक मूल्य, दूसरा आर्थिक मूल्य, तीसरा है मानव श्रम के प्रति अनादर भाव और चौथा है सामाजिक मूल्य। तो स्वनिर्मित उपकरणों द्वारा किस मूल्य की उपयोगिता नहीं होगी, तो मानव श्रम के प्रति अनादर का भाव, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है। पहला है विज्ञान एक परिणाम है, दूसरा है विज्ञान एक प्रक्रिया है, तीसरा है विज्ञान प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों हैं और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी विज्ञान की प्रकृति है, तो विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों हैं, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं, यह शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है। पहला है ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग और चौथा मूल्यांकन। तो ये अवबोध को इंगित कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग को, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है। पहला है निदानात्मक, दूसरा उपचारात्मक, तीसरा है अधिगम का विस्तार और चौथा उपरोक्त सभी। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो वह है उपरोक्त सभी, यानी निदानात्मक, उपचारात्मक और अधिगम का स्तर, ये तीनों ही उद्देश्य हैं। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिन का ढक्कन, डोरी, रबड़ का छल्ला, कील, लकड़ी का स्टैंड, हथौड़ी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं निर्मित वैज्ञानिक उपकरण बनाया जा सकता है। पहला है स्प्रिट लैंप, दूसरा है तिपाई, तीसरा है सरल कमानीदार तुला और चौथा है परख नली स्टैंड। तो हमें कुछ सामान दिए गए हैं, इनसे हम क्या बना सकते हैं ये पूछा गया है। तो इनसे हम सरल कमानीदार तुला बना सकते हैं, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञान पाठ्यचर्या के वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता के लिए निम्न में से कौन सा जरूरी है। पहला है पाठ्यचर्या की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए, दूसरा है पाठ्यचर्या ईमानदारी, वस्तुपरकता आदि जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करे, तीसरा है विज्ञान को बच्चे के स्थानीय व वैश्विक दोनों के बृहद वातावरण के संदर्भ में रखा जाए, और चौथा है विज्ञान की पाठ्यचर्या एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ जानकारी दे। तो इस प्रश्न में जो आपका उत्तर होगा वह है आपका सी विकल्प, विज्ञान को बच्चे के स्थानीय व वैश्विक दोनों के वृहद पर्यावरण के संदर्भ में रखा जाए, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान या खोज विधि के जन्मदाता थे। पहला है प्लेटो, दूसरा है आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा है अरस्तु और चौथा बेकन। तो अनुसंधान या खोज विधि के जो जन्मदाता थे वह थे आर्मस्ट्रॉन्ग, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक विज्ञान शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अधिक महत्वपूर्ण होगा। पहला है जिज्ञासा की तृप्ति, दूसरा है अंधविश्वास उन्मूलन, तीसरा है विज्ञान साहित्य का अध्ययन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो पूछा गया है कि विज्ञान शिक्षक है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है, तो कौन सा अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें जो आप डी विकल्प देख रहे हैं, जिज्ञासा की तृप्ति, अंधविश्वास का उन्मूलन और विज्ञान साहित्य का अध्ययन,
डी विकल्प यानी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावशाली दृश्य श्रव्य शिक्षण साधन होगा। पहला है भ्रमण, दूसरा है प्रदर्शनी, तीसरा है चलचित्र और चौथा है व्याख्यान। तो सबसे प्रभावशाली पूछा गया है तो वह है आपका फील्ड ट्रिप यानी कि भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण पर बच्चों को ले जाया जाए। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो जो जल में घुलनशील नहीं है वह बताना है। तो इसमें जो आप पहला विकल्प देख रहे हैं विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील नहीं है। तो पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील कौन से हैं? WBC, W माने वाटर, और बी और सी विटामिन ये जल में घुलनशील हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो वसा में घुलनशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है? पहला है वृक्क, दूसरा अग्न्याशय है, तीसरा है यकृत और चौथा तिल्ली। तो शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है? तो वह है आपका यकृत, लीवर। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील कौन सा है? विटामिन ए घुलनशील है वसा में, बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया है। पहला है 0.03%, दूसरा है 0.30%, तीसरा है 3% और चौथा है 30%। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%, इतनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड वायु में। नाइट्रोजन होती है लगभग 78%, ऑक्सीजन होती है लगभग 21%। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी से भरी गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारी बर्फ पिघल जाती है तो जल का तल पहला है ऊंचा हो जाएगा, दूसरा है नीचे गिर जाएगा, तीसरा है अपरिवर्तित रहेगा और चौथा है पहले नीचे बाद में ऊपर उठ जाएगा। तो यदि आप पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं और जब सारी बर्फ पिघल जाती है तो पानी का जो तल होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह जितना है उतना ही रहता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। प्रयोग करके भी आप घर पर देख सकते हैं। बर्फ के अणुओं की चतुष्फलकीय संरचना होती है, तो इसके कारण इसका घनत्व पानी से कम होता है, तो इसीलिए वह पानी में तैरती है, और जब पिघलती है तो समस्त जल के अणु इतना ही आयतन ग्रहण कर लेते हैं, तो पानी के तल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। पहला है जिप्सम से, दूसरा चूने से, तीसरा नमक से और चौथा गंधक से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के आंशिक डिहाइड्रेशन से प्राप्त किया जाता है, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं, पहला है पॉलीविनाइल क्लोराइड से, दूसरा है पॉलीयूरीथेन के, तीसरा है पॉलीप्रोपाइलिन के और चौथा है पॉलीस्टाइरिन के। तो फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं, ये किससे बने होते हैं? पॉलीयूरीथेन के, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता? पहला है सिलिकॉन, दूसरा है प्लेटिनम, तीसरा है गैलीलियम और चौथा है जर्मेनियम। तो प्लेटिनम का उपयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता, क्योंकि यह उच्च आयतन ऊर्जा वाली अक्रियाशील धातु है जो प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करती। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांसा, कॉपर तथा अन्य किस धातु की मिश्र धातु है? यानी कांसा जो है कॉपर और क्या इसमें मिलाया जाता है उसकी मिश्र धातु है, ये पूछा गया है। तो कांसा जो है कॉपर और टिन की मिश्र धातु है, तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? पहला है आयोडीन का घोल, दूसरा है बेनेडिक्ट घोल, तीसरा है कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल और चौथा है कॉपर सल्फेट का घोल। तो दूध में प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा के घोल का अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है वह हमें बताना है? पहला है गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है, दूसरा है श्यानता गुणांक का मात्रक पॉइज है, तीसरा है कार्य तथा ऊर्जा की विमाएं समान हैं और चौथा है पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। अब जो गलत है वह हमें बताना है। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये गलत है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो मात्रक है इसमें मीटर में स्क्वायर नहीं होता, न्यूटन इंटू मीटर होता है, तो इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है? वह है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन परत में ऑक्सीजन के मुक्त रेडिकल का निर्माण होता है और परत जो है कमजोर पड़ती जाती है। तो ये आपको याद रखना है। और ये एयर कंडीशन से, रेफ्रिजरेटर से, इन सब से निकलती है, तो ये याद रखिए। अब इसमें से कुछ प्रश्न बन रहे हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है और वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत है। इसके अलावा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज पत्री है? पहला है सेम, दूसरा चना, तीसरा मक्का और चौथा अरहर। तो एक बीज पत्री यानी जिसमें एक ही बीज होता है, बीज के दो भाग नहीं होते हैं। जैसे सेम में आप देखेंगे, जो सेम का बीज होता है इसके दो पार्ट होते हैं, चने के भी दो पार्ट होते हैं, लेकिन मक्का जो है एक बीज पत्री है, इसके दो भाग नहीं होते बीज के। तो सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा गेहूं भी जो होता है ये भी एक बीज पत्री है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? पहला है गेहूं, दूसरा चना, तीसरा आलू और चौथा मक्का। तो जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारी बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा बी विकल्प, चना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। अंकुड़ी यानी कि वायदल, तो याद रखिए। तो इसमें पहला विकल्प है अपूर्ण फूल, दूसरा है पूर्ण फूल, तीसरा आलिंगी फूल और चौथा एक लिंगी फूल। तो वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर उपस्थित होते हैं वह होता है पूर्ण फूल यानी कंप्लीट फ्लावर, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है। पहला है नियत वेग से नीचे की ओर, दूसरा है नियत वेग से ऊपर की ओर, तीसरा है नियत वेग एक नियत त्वरण से नीचे की ओर और चौथा है एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। तो जब निश्चित त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तब लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह डी विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान में अधिकतम दूरी तय करे? तो 36 से कितने कोण पर एक गेंद को मारा जाए कि मैदान पर अधिकतम दूरी पर गिरे? तो वह है 45 अंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्मा चालकता के मान क्रमशः होंगे। पहला है निम्न तथा उच्च, दूसरा है निम्न तथा निम्न, तीसरा उच्च तथा निम्न और चौथा है उच्च तथा उच्च। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह होगा पहला विकल्प, निम्न तथा उच्च। यानी विशिष्ट ऊष्मा निम्न और उच्च ऊष्मा चालकता जो होगी वह कैसी होगी? उच्च। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पहला है ध्वनि की चाल से, दूसरा है प्रकाश की चाल से, तीसरा है ध्वनि की चाल से अधिक और चौथा है ध्वनि की चाल से कम। तो पराध्वनिक जो विमान होते हैं ये ध्वनि की चाल से अधिक चलते हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए का मान है। पहला है 273 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है -273 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 273 केल्विन और चौथा है -273 केल्विन। तो वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है वह है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी संभोजी प्रकार की पोषण विधि निम्न में से किस जगत में पाई जाती है? पहला है प्रोटिस्टा, दूसरा कवक, तीसरा प्लांटी और चौथा है एनिमेलिया। तो 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी संभोजी प्रकार की जो पोषण विधि है वह एनिमेलिया जगत में पाई जाती है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। 5 जगत वर्गीकरण में जो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है ये किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा। और इसमें जो 5 जगतों के नाम हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये भी आपको याद रखना है। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन की निम्न में से किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं? पहला है पूर्वावस्था, दूसरा है मध्यावस्था, तीसरा है पश्चावस्था और चौथा है अंत्यावस्था। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका सी विकल्प पश्चावस्था। सी विकल्प उत्तर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पारितंत्र में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण निम्न में से कौन सा करता है? पहला है पादप लवक, दूसरा है घास, तीसरा वृक्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एक पारितंत्र में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण पादप, प्लवक, घास व वृक्ष आदि करते हैं। तो इसमें से अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण निम्न में से कौन सा करता है? पहला है पादप, प्लवक, दूसरा है घास, तीसरा वृक्ष और चौथा है इनमें से सभी। तो ये सभी करते हैं, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मनुष्यों में एक विषाणु रोग है, यानी वायरस वाला रोग है? पहला है सामान्य जुकाम, दूसरा है निमोनिया, तीसरा है अमीबिएसिस और चौथा है रिंग वर्म। तो वायरस द्वारा फैलने वाला जो रोग है वह है सामान्य जुकाम। घर में किसी एक व्यक्ति को यदि कोल्ड होता है तो वह सभी को हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये वायरस से फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एडीज मच्छर निम्न में से किस रोग के वाहक हैं? पहला है मलेरिया, दूसरा है एस्कोरिएसिस, तीसरा है फाइलेरियासिस और चौथा है डेंगू। तो एडीज मच्छर जो है डेंगू फैलाते हैं, यानी डेंगू रोग के वाहक हैं। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परपथ में सामान्यता, पहला है धारा का औसत मान शून्य होता है, दूसरा है धारा के वर्ग का औसत मान शून्य होता है, तीसरा है शक्ति अपव्यय का औसत मान शून्य होता है और चौथा है धारा एवं विभव में कालांतर शून्य होता है। तो इसमें जो आपका उत्तर है, प्रत्यावर्ती धारा परपथ में सामान्यता धारा का औसत मान जो है वह शून्य होता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? यदि किसी परपथ में धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है, अर्थात धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे और पीछे होता है, तो ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी एसी करंट कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेजर का अद्वितीय गुण निम्न में से कौन सा है? पहला है दिशात्मक, दूसरा चाल, तीसरा कला संबद्ध और चौथा तरंग दैर्घ्य। तो लेजर का अद्वितीय गुण क्या है? कला संबद्ध। लेजर जो है ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा कला संबद्ध उच्च एक वर्णी और समांतर प्रकाश किरणों का पुंज प्राप्त होता है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला है अपलोडिंग, दूसरा है फॉरवर्डिंग, तीसरा है एफटीपी और चौथा है डाउनलोडिंग। तो कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है वह डाउनलोडिंग कहलाती है। डाउनलोडिंग डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग होगा, ध्वनि का वेग होगा ये पूछा गया है। पहला विकल्प है शुष्क हवा के अपेक्षा नम हवा में कम, दूसरा है शुष्क हवा के अपेक्षा नम हवा में ज्यादा, तीसरा है शुष्क एवं नम हवा दोनों में एक समान और चौथा है इनके घनत्वों पर निर्भर नहीं करता। तो ध्वनि का जो वेग है ये शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज्यादा होता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने यदि वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं एक वीडियो में पूरे 100 प्रश्न लेकर आती हूँ और 1000 प्रश्न मैंने करवाने के लिए कहा है तो मैं कंप्लीट तो जरूर ही करवाऊंगी। अगला प्रश्न है, एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यह अनुभव करता है। पहला है बल एवं बल आघूर्ण, दूसरा है बल परंतु बल आघूर्ण नहीं, तीसरा है बल आघूर्ण परंतु बल नहीं और चौथा है ना तो बल और आघूर्ण, ना तो बल आघूर्ण ना ही बल। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है आपका सी विकल्प, बल आघूर्ण परंतु बल नहीं। सी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया गया? पहला है धारामापी, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा है विद्युत मीटर और चौथा है जनरेटर। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया गया? तो जनरेटर को बनाने में।
डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने दिया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से सेलों में एक समान रासायनिक क्रिया होती है? पहला है वोल्टिक सेल तथा डेनियल सेल, दूसरा है डेनियल तथा शुष्क, तीसरा है शुष्क तथा लेक्लांसे और चौथा है लेक्लांसे तथा वोल्टियक। तो एक समान रासायनिक क्रिया किसमें होती है? शुष्क सेल और लेक्लांसे सेल में। शुष्क सेल और लेक्लांसे सेल के बारे में याद रखिए, क्या क्या याद रखना है। जो शुष्क सेल है ये लेक्लांसे सेल का ही संशोधित रूप है। इसमें विलयन के स्थान पर NH4Cl की गाढ़ी लेई का उपयोग होता है। इसमें जस्ते का बर्तन कैथोड व कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है। और लेक्लांसे सेल क्या है? इसमें विद्युत अपघट्ट के रूप में NH4Cl का प्रयोग किया जाता है। जस्ते की छड़ कैथोड व कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है। तो इसमें जो आपका उत्तर है सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति है। तो इसको हल करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वह आएगा 25 वाट। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मेरास्मस रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन एवं कैलोरीज की कमी से हो जाता है। डी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है, उसका नियत होगा। क्या नियत होगा ये पूछा गया है। पहला है वेग, दूसरा त्वरण, तीसरा गतिज ऊर्जा और चौथा विस्थापन। तो एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह नियत होगी और गति की दिशा, त्वरण आदि लगातार बदलते रहेंगे। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह सी विकल्प है, काइनेटिक एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कण 9 आयाम और 4 सेकंड आवर्तकाल से सरल आवर्त गति कर रहा है तो अधिकतम दूरी से आयाम के आधे दूरी तक चलने में लगा समय है। अच्छा प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, काफी बड़ा इसका सॉल्यूशन है। तो इसका जो आंसर है वो आप देख लीजिए, 2/3 सेकेंड। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले को जलाने पर निम्न में से कौन सी समस्या संबंधित है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, दूसरा है अम्ल वर्षा, तीसरा है विषाक्त धातु इम्प्योरिटी के साथ राख और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कोयले को जलाने पर कौन सी समस्या संबंधित है? तो ये जो समस्या है वह है, ये सभी समस्याएं हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, अम्ल वर्षा और विषाक्त धातु इम्प्योरिटी के साथ राख। डी विकल्प इसमें उत्तर है। इसका सॉल्यूशन मैंने इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मैंने राइटिंग पैड नहीं लगा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण को बनाया गया है? पहला है ट्रांसफार्मर, दूसरा थर्मोकपल और तीसरा है इमर्सन हीटर और चौथा है डायनमो। तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण को बनाया गया? तो थर्मोकपल को। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। ट्रांसफार्मर जो है एसी विद्युत धारा को कम या अधिक करने के लिए है। इमर्सन हीटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, और डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स किरणें तथा श्वेत सूर्य का प्रकाश, पहला है दोनों की आवृत्ति समान होती है, दूसरा है दोनों की चाल समान होती है, तीसरा है दोनों की क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और चौथा है एक यांत्रिक तरंग है, दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो एक्स किरणें और श्वेत सूर्य का प्रकाश, इनकी दोनों की जो चाल है इनकी समान होती है। स्पीड आर बोथ आर सेम। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान सड़क पर कोई पहिया लुढ़क रहा हो तो पहिए एवं सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल की दिशा होगी। पहला है पीछे की तरफ, दूसरा आगे की तरफ, तीसरा है चाल पर निर्भर करेगी और चौथा है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प, आगे की तरफ। जो घर्षण बल की दिशा है वह आगे की तरफ होगी। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CH3COONA का जलीय विलयन होता है। पहला है क्षारीय, दूसरा उदासीन, तीसरा है अम्लीय और चौथा है उभयधर्मी। तो CH3COONA यानी कि इसमें पूछा गया है इसका जो जलीय विलयन है वह कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है।
इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। तो याद रखिएगा, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 प्रश्न और बचे हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। तो पूछा गया है कि कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है? तो वह है आपका विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ये रोग होते हैं, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला है स्टील, दूसरा नर्म लोहा, तीसरा कॉपर और चौथा निकेल। तो इसमें पूछा गया है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए, तो वह है आपका स्टील, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके आभासी भार के बराबर होगा जब। तो लिफ्ट में कोई व्यक्ति है, उसका जो वास्तविक भार है आभासी भार के बराबर कब होगा, ये पूछा जा रहा है। तो लिफ्ट जब एक समान वेग से गति करे तब, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर होता है। पहला है संयोजी बैंड के ठीक ऊपर, दूसरा है चालन बैंड के ठीक नीचे, तीसरा है वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका सी विकल्प, वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक्स किरणों की वेधन क्षमता निर्भर नहीं करती है। पहला है तरंग दैर्घ्य पर, दूसरा है ऊर्जा पर, तीसरा विभवांतर पर और चौथा है तंतु की धारा पर। तो एक्स किरणों की जो वेधन क्षमता है ये तंतु की धारा पर निर्भर नहीं करती, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियस का वर्गीकरण निम्न में से किस प्रकार का है? पहला है प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम, तीसरा है जाति वृत्ति और चौथा है अर्ध जाति वृत्ति है। तो लीनियस का वर्गीकरण किस प्रकार का है? तो लीनियस का जो वर्गीकरण है ये है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों में कौन सा गुण समान नहीं है? पहला है व्यतिकरण, दूसरा है विवर्तन, तीसरा है ध्रुवण और चौथा है परावर्तन। तो ध्रुवण जो है प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों के गुणों के समान नहीं है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा सी विकल्प, पोलराइजेशन, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खसरा रोग निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी खसरा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला है त्वचा एवं तंत्रिका तंत्र, दूसरा है त्वचा एवं श्वसन नाल, तीसरा है यकृत और चौथा रुधिर। तो जो खसरा रोग होता है इससे जो है त्वचा, श्वसन नाल प्रभावित होते हैं, तो इसमें आपका भी विकल्प उत्तर है। और ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति होगी। तो एक पूर्ण दृष्टिकारी यानी रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। इसमें पूछा गया है कि यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति कितनी होगी? 100 हर्ट्ज, बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो पहला है उसकी तरंग दैर्घ्य घटती है, दूसरा है उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, तीसरा है उसकी आवृत्ति घटती है और चौथा है उसकी आवृत्ति बढ़ती है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो पहला विकल्प हो जाएगा, उसकी तरंग दैर्घ्य घटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिष्टकारी का उपयोग है, पहला है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदलना, दूसरा है दिष्ट वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलना, तीसरा है निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलना और चौथा है निम्न दिष्ट वोल्टेज को उच्च दिष्ट वोल्टेज में बदलना। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है आपका पहला विकल्प, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदलना, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक अर्धचालक में सह आबंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। तो अर्धचालक के ऊर्जा बैंड अंतराल के बराबर, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उचित संबंध जोड़िए, यानी हमें करना है मिलान, फिर बताना है कौन सा विकल्प उत्तर होगा। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया को किससे मिलाएंगे? कॉरिनोबैक्टीरियम, इसे मिला देंगे तीसरे से।
तो ए का तीसरा तो सब में ही दिया गया है। चलिए दूसरा मिलाते हैं। लिखा है हैजा, तो हैजा विब्रियो कॉलेरी। बी का पहला जिसमें है उसे रखते हैं, बाकी हटाओ। ये जो है तीसरा विकल्प कट गया। टीबी, तो टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी सी जो है चौथे से मिलाएंगे। अब सी का चौथा 2 के पास है, 2 विकल्प तो कट गए। अब इन 2 विकल्प में से कोई विकल्प उत्तर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है खसरा, और खसरा जो है विषाणु रोग है, अभी आपको बताया था। डी को मिलाएंगे 5 में से, और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, तो वो डी विकल्प आपका उत्तर है। देख लीजिए डी विकल्प मैच हो रहा है, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, पहला है प्रथम चुंबकीय ध्रुव, पृथक चुंबकीय ध्रुव, दूसरा है स्थिर वैद्युत आवेश, तीसरा है धारा लूप, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है वह है धारा लूप, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें निष्कर्षण करने के लिए 100 मिली विलायक दिया गया, निम्न में से किनके द्वारा पृथक्करण सर्वाधिक प्रभावी होगा? पहला है 100 मिली के द्वारा केवल 1 बार निष्कर्षण, दूसरा है 100 मिली के द्वारा केवल 2 बार, तीसरा है 20 मिली के द्वारा केवल 5 बार निष्कर्षण, और चौथा है 40 मिली के द्वारा 1 बार निष्कर्षण तथा 30 मिली के द्वारा 2 बार निष्कर्षण। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा सी विकल्प, 20 मिलीलीटर के द्वारा केवल 5 बार निष्कर्षण, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। विलायक निष्कर्षण विधि जो है, इसमें एक विलायक का उपयोग करके किसी पदार्थ को विलयन या मिश्रण से अलग किया जाता है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल में मरीचिका की घटना का कारण है, पहला है प्रकाश का व्यतिकरण, दूसरा प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा प्रकाश का विवर्तन, और चौथा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मरुस्थल में मरीचिका की घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। क्या होता है मरीचिका? तो कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से ही पेड़ इत्यादि के साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, अतः उन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहां कोई जल का तालाब है जिसमें प्रकाश का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। रेगिस्तान में घटित होने वाली इस घटना को मरीचिका कहते हैं, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण का उपयोग एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए होता है, तो गलत कथन है। पहला है प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच, दूसरा है प्रतिबिंब आकार में छोटा है, तीसरा है प्रतिबिंब सीधा है, और चौथा है प्रतिबिंब वास्तविक है। तो इसमें जो आपका उत्तर है, एक उत्तल दर्पण का उपयोग एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए होता है, तो गलत कथन बताना है कि जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उससे हम केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक नहीं, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है गलत कथन। पहला है ध्वनि सरल रेखा में गमन करती है, दूसरा है ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है, तीसरा है ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, और चौथा है ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा तेज गति से चलती है। तो निर्वात में ध्वनि का संचरण ही नहीं होता है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, डी विकल्प गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर चयनित कीजिए। चलिए मिला लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प उत्तर होगा। तो ए को मिला देंगे, ए को मिलाएंगे प्रबल अवकारक चौथे से, तो ए का चौथा 2 में है, 2 विकल्प काट दो, हटाओ, 2 विकल्प कट गए, सिर्फ 2 बचे, बी और सी। डी वाला भी कट गया, डी वाला विकल्प भी कट गया, 2 विकल्प बचते हैं। उसके बाद बी को मिलाएंगे एक क्षारकीय अम्ल पहले से, तो बी का पहला किसमें है? सिर्फ बी विकल्प में है, तो अपना बी विकल्प ही उत्तर हो जाएगा, बाकी भी मिला लीजिए। सी को मिला देंगे दूसरे से और डी को मिला देंगे तीसरे से, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
लिखा है गैसोहॉल 5% एथेनॉल युक्त पेट्रोल। दूसरा है सोलर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। तीसरा है अम्ल वर्षा ओजोन गैस। और चौथा है हरित गृह गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जो सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। तो इसमें आप जो देख रहे हैं, पहला गैसोहॉल 5% एथेनॉल युक्त पेट्रोल, ये सुमेलित नहीं है। गैसोहॉल ईंधन में 10% एनहाइड्रस एथेनॉल तथा 90% गैसोलीन पेट्रोल होता है। तो इसमें आपका जो पहला है वही गलत है, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए 4 प्रश्न और बचे हैं। 2 पिंड एक्स तथा वाई जिनके द्रव्यमान 5 किलोग्राम और 25 किलोग्राम है 100 मीटर की ऊंचाई से शून्य वेग से नीचे गिरते हैं, तो कौन सा कथन सही है? पहला है एक्स पृथ्वी को पहले स्पर्श करेगा। दूसरा है वाई पृथ्वी को पहले स्पर्श करेगा। तीसरा है एक्स तथा वाई दोनों एक साथ स्पर्श करेंगे। और चौथा है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 2 पिंड हैं, दोनों के जो द्रव्यमान हैं अलग अलग हैं। एक 5 किलोग्राम का है, एक 25 किलोग्राम का है, और समान दूरी से ये नीचे गिराए जा रहे हैं शून्य वेग से। 100 मीटर की ऊंचाई है और शून्य वेग से नीचे गिरते हैं। तो जो सत्य है वह कौन सा है? एक्स तथा दोनों पृथ्वी को एक साथ स्पर्श करेंगे। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दोनों जो हैं एक समान गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति कर रहे हैं। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शुद्ध सिलिकॉन के साथ इनके डोपिंग के द्वारा एक एन टाइप तथा एक पी टाइप सिलिकॉन प्राप्त किया जा सकता है। पहला है क्रमशः सोडियम और मैग्नीशियम से। दूसरा है क्रमशः फास्फोरस एवं बोरोन से। तीसरा है बोरोन एवं फास्फोरस से। और चौथा क्रमशः इंडियम और सोडियम से। तो इसमें जो आपका उत्तर होने वाला है वह है बी विकल्प, क्रमशः फास्फोरस और बोरॉन से। बी विकल्प उत्तर है फास्फोरस और बोरॉन से। अगला प्रश्न है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? पहला है गाल ब्लैडर, दूसरा है सैल्वरी ग्लैंड, तीसरा है पेनक्रियाज और चौथा है इफोफेगस। तो कौन करता है? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अग्नाशय जो है एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न, मानवों में होने वाली कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? पहला है कैंसर, दूसरा ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा हैजा और चौथा है कंजक्टिवाइटिस। तो पूछा गया है कि कौन सी बीमारी जो है संक्रामक नहीं है। तो इसमें जो कैंसर है ये संक्रामक बीमारी नहीं है, तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज चौथा दिन था और इसके साथ ही 400 प्रश्न आज पूरे होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिए। और आज की वीडियो में किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।